ये है सीता साहू। 2011 के ओलंपिक्स में एक सिल्वर और एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो आज 2023 में जीने के लिए पानी पूरी बेच रही है। गवर्नमेंट ने प्राइज और कंपनसेशन तो अनाउंस किया था, लेकिन आज तक उन्हें वो मिला नहीं है। और ये है बिहार में रहने वाली शांति देवी, जिन्होंने साल 1983 से 1984 के दौरान 30th, 31st और 32nd नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप जीती थी। इसके बावजूद गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का कंपनसेशन ना मिलने की वजह से वो आज सर्वाइवल के लिए सब्जी बेच रही है। दीपा, जिन्होंने रियो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वो कहती है कि स्पेक्टेटर्स येल एट अस टू कवर अप आवर बॉडीज ड्यूरिंग द गेम। मतलब हम इनके आउटफिट पर भी कमेंट डालने पर पीछे नहीं रहते। आपने से कई एग्जाम्पल सुने होंगे और शायद देखे भी होंगे, पर अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के साथ साथ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 26.62%, मतलब लगभग 34 करोड़ पॉपुलेशन 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों की है। इसके बावजूद इंडिया ओलंपिक लीडर बोर्ड पे 48 नंबर पर है। वही जापान, जो इंडिया से कई गुना छोटा देश है, वो इस लीडर बोर्ड पे 3rd नंबर पर है। पॉपुलेशन और लैंड साइज दोनों में जापान अपने से छोटा है। इंडिया की सिचुएशन को समझने के लिए आप ये देख लीजिए, जो इंडिया की इस हालत को कंट्रीब्यूट करता है। मैं इंडिया के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में परफॉर्मेंस को डिस्कस करना चाहता हूं, पर क्योंकि रेसलर्स की सिचुएशन दिन ब दिन आग पकड़ रही है, इसलिए वीडियो के पहले पार्ट में मैं रेसलर्स प्रोटेस्ट को कवर करूंगा। वीडियो काफी छोटा है तो एंड तक बने रहना। इंडियन रेसलर्स की इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2023 के नेशनल रेसलिंग कैंप के दौरान, जब इंडियन रेसलर विनेश फोगाट को कई प्लेयर्स कॉल करके बताते हैं कि अब रेसलिंग गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि WFI मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके प्रेसिडेंट ने फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को कई बार सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी है, जिसके बाद ये बात आग की तरह स्पोर्ट्स कम्युनिटी में फैलती है। सभी ओलंपिक विनर रेसलर्स WFI के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। रेसलर्स का कहना है कि उनके पास 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की है, बृजभूषण सिंह ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया है। इन 7 लड़कियों में से कई माइनर भी थी, मतलब उनकी उम्र 18 साल से कम थी। रेसलर्स के बढ़ते प्रोटेस्ट और मीडिया कवरेज के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर उन रेसलर्स से मिलते हैं और एक इंक्वायरी कमेटी बनाने का आश्वासन देते हैं, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट काफी हद तक कंट्रोल में भी आ जाते हैं। लेकिन 3-4 महीनों के बाद भी उस कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आता और ना ही बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। आखिर ये बृजभूषण सिंह है कौन और क्या इनसे गवर्नमेंट इतनी डरती है? दरअसल ये भाई साहब उत्तर प्रदेश के गोंडवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वहां उनकी पावर इस लेवल तक है कि पिछले 30 सालों से यानी 6 बार वो वहां पर बीजेपी के MP रह चुके हैं। खास बात तो यह है कि उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं रहता, या फिर रहता है तो वो जिंदा नहीं रहता। इसके चलते आज तक बृजभूषण सिंह पर 45 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने हाथ से एक मर्डर होने का कबूल किया था, वो भी ऑन कैमरा। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ ना ही कोई कार्रवाई हुई है और ना ही कोई पूछताछ। बृजभूषण सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनको कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी को ही उनकी जरूरत है, क्योंकि किसी भी पार्टी के साथ अगर बृजभूषण खड़ा हुआ तो समझो वो पार्टी जीत गई। रेसलर्स का WFI के प्रेसिडेंट पर यह भी आरोप है कि वो रेसलर्स को मिली स्पॉन्सरशिप से भी आधा ही पैसा उनको देते हैं और बाकी आधा खुद के जेब में। रेसलर्स के इस प्रोटेस्ट के पीछे कई इंपॉर्टेंट मांगे हैं। उनमें से एक ये भी है कि WFI के प्रेसिडेंट को अपने कुर्सी से हटा दिया जाए और इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई चेंजेस किए जाए। ये तो हुआ एक करंट सिचुएशन का एग्जांपल जो इस समय हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब अगर सरकार की गलतियों की वजह से ऐसे एग्जांपल सेट हो रहे हैं, तो कैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इंकरेज करेंगे? आपको याद होगा तो वीडियो के शुरुआत में हमने 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, और ये सिर्फ 2 नहीं और कई कहानियां हैं जो आज सिर्फ एक न्यूज बन चुकी है। आखिर स्पोर्ट्स के सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन? अगर ये 2 नहीं है तो हम खुद ही जिम्मेदार है करप्ट पॉलिटिशियंस को स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के हेड बनाने के लिए। मैंने 8 ऐसे रीजंस निकाले हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो
तो पहला मुद्दा है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आज तक भारत की संसद में स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बिल नहीं पास किया गया। तभी तो ब्रिजभूषण जैसे लोग जिन पर 40 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है वो अलग अलग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यही नहीं तो प्रेसिडेंट बनने के बाद भी 40 सालों तक एक ही आदमी उस कुर्सी को पकड़ के बैठता है। अब आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विनय कुमार मल्होत्रा की बात की जाए, जो साल 1973 से 2012 यानी लगभग 40 साल तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। स्पोर्ट्स तो पॉलिटिशियंस जैसे घर की जागीर समझ बैठे हैं और इन्हीं लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए लाया गया स्पोर्ट्स बिल सालों तक पोस्टपोन किया जाता है। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ एक चीज जो बहुत ज्यादा मायने रखती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में ग्रास रूट लेवल पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और शायद आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही स्कूल्स और कॉलेजेस में वेल एजुकेटेड स्टाफ, ऐसा स्टाफ जिनको सच में स्पोर्ट्स में कोई रुचि हो और नॉलेज हो, ऐसे लोगों को रखना चाहिए ताकि बच्चों में स्पोर्ट्स को लेकर कोई इंटरेस्ट बढ़े। जनरली टियर 2 और टियर 3 लोकेशंस पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है इनमें ये इश्यूज आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो खिलाड़ी भी तो वहां से ही आते हैं। कई स्कूल्स में तो स्पोर्ट्स तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा पीरियड होता है जिसमें भी साइंस या लिटरेचर का टीचर टाइम पास के लिए भेज देते हैं ये लोग। स्कूल्स, कॉलेजेस और अलग अलग स्पोर्ट्स एसोसिएशंस में स्पोर्ट्स पर्सन को न्यूट्रिशनल प्लान और एंटी डोपिंग कैंपेन्स करवाने चाहिए। हमारे देश में अवेयरनेस की तो इस हद तक कमी है कि बच्चों को फेयर चांस तक नहीं मिल पाता और उनके सिलेक्शन ट्रायल्स भी नहीं हो पाते। जहां माँ बाप IIT की कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, पर जिन बच्चों को लिटरली स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनको वो कोई नेशनल स्पोर्ट्स क्लब बेच के उस पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और नेपोटिज्म अपने देश में बहुत है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ही कैसे जब स्पोर्ट्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही इतना है। इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस और चेयरमैन ऑफ लोधा कमेटी फॉर BCCI RM लोधा जी ने एक इंटरव्यू में स्पोर्ट्स की सिचुएशन को दर्शाते हुए कहा, इंडियन स्पोर्ट्स को नेपोटिज्म और करप्शन से बाहर निकलने के लिए एक मजबूत गवर्निंग बॉडी की जरूरत है। उनके मुताबिक सरकार को स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पॉलिटिशियंस के ऊपर भी एक गवर्निंग बॉडी रखनी चाहिए जो इन पॉलिटिशियंस पर टूर्नामेंट के साइकिल के दौरान नजर रख सके। वो आगे कहते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्स अनपढ़ पॉलिटिशियंस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक शेल्टर होम बन चुका है। इन लोगों के लिए एक प्रेसिडेंट की कुर्सी मतलब पावर, मनी और पब्लिसिटी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही पॉलिटिशियंस किस प्रकार से 25 से 30 सालों तक स्पोर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका है, जिसमें से कई ऐसे भी अनपढ़ लोग प्रेसिडेंट बने हुए हैं जिन पर पहले से ही करप्शन और क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ही मोनोपोली, जैसे उनकी घर की जागीर हो। इसी सिचुएशन को देखते हुए IOA ने 2017 में इंडिया को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने इंडिया की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिकेट ही ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पर किसी पॉलिटिशियन का कंट्रोल नहीं है, बस अमित शाह जी के बेटे को छोड़ दे तो। अब इसकी वजह से दिन ब दिन आज भी क्रिकेट सक्सेस की ऊंचाई छू रहा है। मजे की बात यह है कि जय शाह को BCCI में रखने के लिए टेन्योर का रूल ही चेंज कर दिया था। अब बात करते हैं जेंडर बायस की। फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को सोसाइटी तो क्रिटिसाइज करती ही है, उसी के साथ उन्हें फील्ड पर भी अलग से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि लोग उनके आउटफिट पर काफी कमेंट डालते हैं, उनकी लेंथ ऑफ स्कर्ट से लेकर एक्सपोज्ड ब्रा स्ट्रैप तक। SRCC के बास्केटबॉल टीम के लड़कियों को भी सिमिलर डिस्टर्बिंग कमेंट झेलने पड़े थे। एक तरफ हम चाहते हैं कि इंडिया ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ जैसे टूर्नामेंट्स में इंडिया गोल्ड मेडल जीते, और दूसरी तरफ हमारी मेंटालिटी इतनी ऑर्थोडॉक्स है कि उनके आउटफिट पर भी हम कमेंट डालने पर पीछे नहीं रहते। स्क्रीन पर ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, ये लिस्ट है अपने टॉप फीमेल एथलीट्स की। इन्हें स्पोर्ट्स में तो अच्छे से करना ही होता है, साथ ही साथ सोसाइटी को भी झेलना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए हमें इस चीज को लेकर। अगला टॉपिक है लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन को जब तक कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक ना उन्हें कोई अच्छा कंपनसेशन मिलता है और ना कोई जॉब स्टेबिलिटी। इसलिए स्पोर्ट्स सेक्टर को कई लोग एक वायबल करियर ऑप्शन मानते ही नहीं। ज्यादातर पेरेंट्स मानते हैं कि स्पोर्ट्स एक डिस्टर्बेंस है एकेडमिक्स के लिए। इंडिया के ज्यादातर घरों में पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये मेंटालिटी रहती है। कई पेरेंट्स ये भी मानते हैं कि स्पोर्ट्स एक स्टेबल फाइनेंशियल करियर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में इनकम तब तक पॉसिबल है जब तक आप यंग हो और आप जीत रहे हो। एक पर्टिकुलर एज के बाद जब आप खेलना बंद कर दोगे तब क्या होगा। ऐसे में रिच फैमिली बैकग्राउंड वाले बच्चे जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो ही अपने पैसों से प्रिपरेशन भी करते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट की राह देखते हैं।
देखो बात तो ये भी है कि अगर हम क्रिकेट को छोड़े तो बाकी स्पोर्ट्स को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। आप में से कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि इस साल आईपीएल के दौरान इंडिया के हॉकी टीम ने भी एक इंटरनेशनल लेवल पर जीत हासिल की है। हम क्रिकेट छोड़ दे तो दूसरे स्पोर्ट्स को लेकर हम इतने अनअवेयर क्यों है? क्योंकि क्रिकेट के अलावा हमें दूसरे स्पोर्ट्स का एक्सपोजर नहीं मिलता है, ना ही मीडिया में और ना ही लोगों के द्वारा। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तब एक समय पर जियो सिनेमा पे 3 करोड़ लोग एक साथ सीएसके का मैच देखते हैं। समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है? दरअसल इंडिया में क्रिकेट को एक लुक्रेटिव और एक काफी रिस्पेक्टेड स्पोर्ट माना जाता है। क्रिकेटर्स को वनडे इंटरनेशनल, टेस्ट क्रिकेट और आईपीएल के दौरान काफी बड़ी बड़ी रकम मिलती है। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दे तो स्टेट लेवल और रणजी क्रिकेट में भी लोगों को काफी अच्छी रिकॉग्निशन मिल जाती है। हमारे इंडियन सोसाइटी में पहले से ही हाई अर्निंग मतलब मोर रिस्पेक्ट इस चीज का रिवाज है। क्रिकेटर्स को मिलने वाले बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, एंडोर्समेंट्स, फेम, रिस्पेक्ट के चलते क्रिकेट इंडिया में काफी पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है। साथ ही में ये एक रिलेटिवली इजी टू प्ले स्पोर्ट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि क्रिकेट खेलना इजी है, बट कंपेयरिंग इट टू हॉकी, स्विमिंग, रेसलिंग, आर्चरी, इनमें काफी स्पेसिफिक कोचिंग लगती है आगे बढ़ने के लिए। एक सामान्य आदमी ऑफिस से घर आकर क्रिकेट खेलने जा सकता है, लेकिन वो रेसलिंग या तो आर्चरी करने नहीं जा सकता। इसीलिए सामान्य लोग खुद को क्रिकेट के साथ काफी रिलेट कर पाते हैं कंपेयर टू ओलंपिक स्पोर्ट्स। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी आईपीएल के दौरान कई टीम्स पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिल्म स्टार्स के साथ साथ टीम्स को भी काफी बड़ा एक्सपोजर मिलता है। भारत के यंग लोग तो क्रिकेट को रिलीजन की तरह मानते हैं, लेकिन दूसरे किसी स्पोर्ट के लिए ऐसा नहीं होता। अगर इंडियन प्रीमियर लीग को साइड में रखे तो प्रो कबड्डी लीग, इंडियन हॉकी लीग, ऐसे बहुत अलग टूर्नामेंट भी होते हैं, पर उन्हें कोई डिस्कस नहीं करता। लो रिकॉग्निशन के साथ साथ करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तभी तो कॉमनवेल्थ जैसे गेम्स में 70,000 करोड़ के स्कैम के केसेस सामने आते हैं। और ऐसे करप्शन की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इज्जत की धज्जियां उड़ जाते हैं। अगर हम पॉलिटिशियंस को साइड में रखें तो कई बार हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी एंटी डोपिंग लॉ का वायलेशन करते हैं। अगर हम डोपिंग की बात करें तो वाडा की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग वायलेशन के केसेस सामने आते हैं। इस रिपोर्ट के छपने के बाद साल 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी भी बनाई थी। लेकिन शर्म की बात यह है कि साल 2016 में यानी 11 साल बाद उस गवर्निंग बॉडी को अपना पहला डायरेक्टर जनरल मिला। ऐसा लगता है कि तब तक भगवान भरोसे काम चल रहा था। दरअसल डोपिंग एक इल्लीगल एक्ट है जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स इवेंट्स में परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में किसी इल्लीगल सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं। थैंकफुली लास्ट ईयर अगस्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद में एंटी डोपिंग बिल पास किया, जिसके तहत अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उसे डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा और उसी के साथ उन पर फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे। देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत है, पर इनको लेकर गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है? हर साल होने वाले टूर्नामेंट्स और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के अच्छे प्रदर्शन के बाद अब गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि इंडिया को भी बाकी बड़ी कंट्रीज से कम्पीट करना होगा, जिसके लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होगी। इसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर ध्यान दे रहा है। इस साल के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स पर पिछले साल के बजट के मुकाबले 11% ज्यादा खर्चा किया है। 3,397 करोड़ रुपए के फंडिंग को मंजूरी दी है, जो कि अब तक ऑल टाइम हाई माना जाता है। साल 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यंग लोगों का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, जिसके तहत देश भर में 1000 स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे, इसका वादा भी किया था। बिहार गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट और उड़ीसा ने काफी कोशिश की है स्पोर्ट्स पर्सन को अपना रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए, जिससे डेफिनेटली यंग जनरेशन में स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन जरूर बढ़ेगा। ऐसी मैं और आप आशा तो कर ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वाला वीडियो भी देख लेना, जहां पर मैंने इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम को काफी डिटेल में डिस्कस किया है।